नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। सोचिए, क्या हो जब दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहद कड़वे पारिवारिक विवाद से टकरा जाए। डीप फेक डाइवोर्स का यह पूरा मामला बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं, जहां अत्याधुनिक तकनीक और हमारी मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही खतरनाक संगम देखने को मिलता है। कहा जाता है ना कि आज की तकनीक कुछ भी नकली बना सकती है, लेकिन ये एक बच्चे की खामोशी की नकल कभी नहीं कर सकती। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है एक आम से मंगलवार की रात, ठीक 9:47 बजे। अर्जुन खन्ना नाम के एक शख्स के फोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है। कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, बस एक धुंधला सा अजीब सा वीडियो। और सच मानिए, वो एक पल था जिसने इस परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वो अज्ञात वीडियो। उस वीडियो में अर्जुन की पत्नी मीरा एक अनजान सी कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। उसने लाल ब्लाउज पहना हुआ था और उसके ठीक सामने लगभग 35 साल का एक आदमी बैठा था। तस्वीर तो अजीब थी ही, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा झटका था उस वीडियो का ऑडियो। उसमें मीरा बाकायदा रोते हुए अपने अफेयर की बात कबूल कर रही थी और अपनी बेटी माया को लेकर कहीं दूर भागने की प्लानिंग कर रही थी। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? मीरा के चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज, उसके बाल पीछे करने का वो खास तरीका, यहां तक कि उसकी भौं के ऊपर का तिल, सब कुछ 100% असली लग रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए सीधे दिल्ली की एक बेहद तेज तर्रार तलाक की वकील से संपर्क किया। अब दूसरी तरफ देखिए, जब मीरा के हाथ में अचानक तलाक के पेपर्स थमाए गए तो उसका रिएक्शन क्या था? वो घबराई नहीं, वो बिल्कुल शांत थीं। उसने बस एक ही बात कही, ये बिल्कुल नकली है। आज के दौर में कुछ भी नकली बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक डीप फेक है, एआई का कमाल है। बस इतनी सी बात। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, एक क्रूर कानूनी लड़ाई। अर्जुन की वकील प्रियंका माथुर अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती थीं। उनकी रणनीति एकदम साफ और क्रूर थी, जो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला, मां के चरित्र की धज्जियां उड़ाना। दूसरा, पिता को सबसे बेहतरीन और सक्षम साबित करना। और तीसरा, बच्ची को इस हद तक ले जाना कि उसे दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़े। वहीं दूसरी तरफ मीरा के वकील पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में थे। उनका इकलौता मकसद था उस वीडियो को फर्जी साबित करना। दोनों पक्ष एक दूसरे को अदालत में हराने में इतने अंधे हो चुके थे कि वे बुनियादी इंसानी संवेदनाओं को ही ताक पर रख बैठे। और सच कहूं तो यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। घर में एक साया। इस भयंकर कानूनी युद्ध के बीच माता पिता दोनों ने ही ये ध्यान नहीं दिया कि उनकी 14 साल की बेटी माया एकदम चुप हो गई है। उसने खाना पीना छोड़ दिया था, बात करना बंद कर दिया था। वो बस अपने कमरे में बंद रहती, बिल्कुल एक साये या भूत की तरह। जब बड़े आपस में लड़ते हैं ना, तो सबसे गहरी चोट अक्सर बच्चों को ही लगती है। खैर, अब हम आते हैं भाग 3 पर, कोर्ट रूम का महामुकाबला। अंतिम सुनवाई का दिन आ चुका था। केस जज सुनीता राव की अदालत में था और वो किसी भी तरह की बकवास बर्दाश्त न करने के लिए मशहूर थीं। पूरे कोर्टरूम में एक अजीब सा तनाव था, एकदम सन्नाटा। सुनवाई शुरू होते ही जज ने बिना लाग लपेट के एक बेहद तीखा सवाल दागा, मूल या असली वीडियो आखिर है कहां? और यकीन मानिए, इस एक सवाल ने दोनों तरफ के बड़े बड़े वकीलों की बोलती बंद कर दी। जज को मूल मेटा डेटा चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि दोनों में से किसी भी पक्ष के पास वो असली डिजिटल फाइल मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद अदालत में जो हुआ वो तो सच में दिमाग को हिला देने वाला था। स्क्रीन पर 2 बिल्कुल असली दिखने वाले वीडियो एक साथ चलाए गए। बाईं तरफ था अर्जुन का वीडियो, जिसमें मीरा अफेयर की बात मान रही है, और दाईं तरफ वो मीरा का सबूत था। बिल्कुल वही कॉफी शॉप, वही लाल ब्लाउज, वही आदमी, लेकिन बातचीत पूरी तरह अलग। उस दूसरी वीडियो में मीरा रोते हुए अर्जुन से घर वापस आने की मिन्नतें कर रही थी, और वो आदमी उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसका भाई था। एक ही सीन, लेकिन 2 एकदम अलग अलग कहानियां। ये एक ऐसा भ्रम था जिसने अदालत में बैठे हर शख्स का सिर चकरा दिया। इस भारी विरोधाभास को देखते हुए जज ने एक बेहद सख्त अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर 1 घंटे के भीतर अदालत में मूल मेटाडेटा पेश नहीं किया गया तो दोनों ही वीडियो को सबूत के तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, और फिर बच्ची की कस्टडी का फैसला इन डिजिटल सबूतों के बिना ही किया जाएगा।
और यहीं से हमारी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। भाग 4, एक बच्चे का हताश कबूलनामा। जरा सोचिए, 14, सिर्फ 14 साल की उम्र। कोर्टरूम के बाहर वेटिंग रूम में वो छोटी सी बच्ची माया आती है। वो बहुत ही शांति से अपने माता पिता के सामने खड़ी होती है और एक ऐसा सच बोलती है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बहुत ही शांत आवाज में कबूल करती है कि अदालत में पेश किए गए वो दोनों डीप फेक वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसने बनाए थे। अब सवाल उठता है कि एक बच्ची ने ये किया कैसे? ये सब मुमकिन हुआ ओपन सोर्स डीप फेक सॉफ्टवेयर के जरिए। ये इंटरनेट पर मुफ्त में मिलने वाले ऐसे एआई टूल्स हैं जो वीडियो पर दूसरों के चेहरे और आवाजें बड़ी आसानी से लगा देते हैं। माया अपनी कोडिंग क्लास के टॉप 0.1% बच्चों में आती थी। उसने पूरे 5 महीने लगाकर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उसने उस कॉफ़ी शॉप का एक 3D मॉडल बनाया, अपने माता पिता के चेहरे जनरेट किए और तो और एक फ्रीलांस वेबसाइट से एक असली एक्टर तक को हायर कर लिया। 14 साल की एक बच्ची द्वारा रची गई इतनी बड़ी तकनीकी साजिश, ये सच में अविश्वसनीय था। लेकिन आखिर क्यों? उसने इतनी बड़ी साजिश रची ही क्यों? माया का जवाब ऐसा था जो किसी का भी दिल चीर दे। उसने कहा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने वाले थे और मैं तुम दोनों को खोने वाली थी। ये कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड की चाल नहीं थी। ये एक बच्ची का वो हताश कदम था जिसे अपनी दुनिया खत्म होती भी नजर आ रही थी। और यही माया ने एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने रख दी। उसने कहा कि उसने जानबूझकर अपने माता पिता को खलनायक बनाया, क्योंकि बिना किसी ठोस वजह के बस धीरे धीरे दूर होते जा रहे माता पिता के दर्द को सहने से कहीं ज्यादा आसान होता है किसी विलेन से नफरत करना। उससे उनके इस अलगाव को समझने के लिए एक ठोस कारण की जरूरत थी। माया की चाल को जरा ध्यान से समझिए, ये किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। उसने सबसे पहले अर्जुन के शक को हवा देने के लिए जानबूझकर अफेयर वाला वीडियो भेजा। फिर उसने बड़ी चालाकी से मीरा के फोन में दूसरा वीडियो प्लांट किया ताकि कोर्ट में मामला बुरी तरह अटक जाए। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? उसने दोनों फोन और क्लाउड स्टोरेज से सारा असली डेटा परमानेंटली डिलीट कर दिया। उसने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होना तय था, यानी दोनों पक्षों का हारना निश्चित था। अब हम बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। भाग 5, परिणाम और सुधार की राह। कोर्ट के ब्रेक के बाद जब अर्जुन और मीरा वापस जज के सामने आए तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। उस भयंकर लड़ाई के बाद दोनों ने अपनी अपनी एकल कस्टडी की अर्जियां तुरंत वापस ले लीं। उन्होंने जज से गुहार लगाई और अदालत ने संयुक्त कस्टडी यानी जॉइंट कस्टडी और अनिवार्य पारिवारिक थेरेपी का आदेश दिया। उस एक झटके में उन्हें एहसास हो गया था कि वे अब एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, वे बस एक टूटी हुई बच्ची के माता पिता हैं। अब थेरेपी का ये सफर कोई जादू की छड़ी नहीं था, ये बहुत दर्दनाक और धीमा था। पहले सेशन में बिल्कुल सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे सेशन में माया ने पूछना शुरू किया, क्यों? चौथे सेशन तक आते आते अर्जुन जैसा सख्त इंसान अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया और फूट फूट के रोया। छठे सेशन में जाके माया ने समझाया कि उसने वो खलनायक वाली कहानी क्यों रची थी। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, असली रिश्ते रातों रात ठीक नहीं होते, इनमें बहुत वक्त, बहुत आंसू और असीम धैर्य लगता है। यह एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, ये कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं थी जहां सब कुछ जादुई तरीके से ठीक हो जाता है। 1 साल बाद अर्जुन और मीरा आज भी अलग अलग ही रहते हैं। माया अपना आधा हफ्ता पिता के साथ और आधा माँ के साथ बिताती है, लेकिन हाँ, अब रविवार के डिनर पर वे सब साथ होते हैं और वहां असली हंसी मजाक होता है। उन्होंने पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि माता पिता के रूप में एक दूसरे के साथ एक सच्चा और यथार्थवादी समझौता कर लिया है। लेकिन महीनों बाद एक पल ऐसा भी आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। माया एक बार फिर अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला है और स्क्रीन पर वही डीप फेक सॉफ्टवेयर चल रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, क्या वो एक और वीडियो बना ले? क्या वो एक और वीडियो बनाकर अपने माता पिता को फिर से एक दूसरे के प्यार में डाल सकती है? क्या इस एआई के जरिए वो अपने परिवार को हमेशा के लिए वापस जोड़ सकती है? तभी उसे एक बहुत ही गहरा एहसास होता है। वो धीरे से अपना लैपटॉप बंद कर देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ चीजों को नकली नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय वो अपना फोन उठाती है और अपने माता पिता को एक असली आम से डिनर के लिए मैसेज करती है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत था कि रिश्ते कितने भी इम्परफेक्ट क्यों ना हों, उनकी अहमियत तभी है जब वो पूरी तरह से वास्तविक हों।
और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसे दौर में जहां एआई और तकनीक कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी नकली बना सकती है, वहां हमारे वास्तविक मानवीय जुड़ाव का क्या मूल्य रह जाता है? तकनीक शायद प्यार या नफरत का बेहतरीन नाटक कर ले, लेकिन क्या वो कभी हमारे असली इंसानी रिश्तों की गहराई और उनकी सच्चाई की बराबरी कर सकती है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने असली रिश्तों की कद्र करते रहिए।